नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। जी हां, इससे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और आज महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अब पीडीपी के उम्मीदवार भी उतरेंगे। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के बयान से काफी मायूसी हुई है और जिस तरह की बयानबाजी की गई है, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी मायूसी एक तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बहुत दिनों से बात कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन या विपक्षी जो गठबंधन है वो एक साथ नहीं चल सकता है, और आखिरकार वही हुआ कि ठीक चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। अब जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की सियासत क्या कुछ होगी, लोकसभा का चुनाव की तस्वीर क्या कुछ होगी, आज इसी को जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी हैं, एक्स-एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। नम्रता शर्मा जी और अजय भारती जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएल में। मैं नम्रता शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। नमस्कार और धन्यवाद। नम्रता जी, ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में, पूरे देश की तरह से जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 सीट, 6 सीटें जो हैं, इन पर मजबूती के साथ बीजेपी का सामना किया जाएगा। लेकिन अब ना तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन रहा और ना ही मजबूती रही। कैसे इसे आप देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस हम 2 सीटों पे जिसपे कांग्रेस लड़ रही है जम्मू से, जिन्होंने प्रत्याशी हमने दिए हैं, लाल सिंह जी जम्मू उधमपुर डोडा सीट से, और हमने जो प्रत्याशी दिए हैं जम्मू से रमन भल्ला जी जो जम्मू रियासी सीट से दिए हैं। आपने कल ही देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब खुद नामांकन भरने गए और पीडीपी के भी वहां पे नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ और दिखाया कि हम इनके साथ हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ ये दोनों ही पार्टीज गठबंधन करना चाहती हैं। अब आगे क्या रहेगा, पार्टी इस सिलसिले में बात करेगी। पार्टी हाईकमान इसमें जो शेष नेतृत्व है वो इस पे अब गौर कर रहा है, किस तरह से आगे चला जाएगा, क्या किया जाएगा। जब वो बातें होंगी तो मीडिया के साथ जरूर साझा की जाएंगी। अभी बातें क्योंकि अभी आज ही नम्रता जी, ठीक है, जम्मू की 2 सीटों पर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उस पे तो नहीं लग रहा। उस पे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही एक तरह से नहीं बन रही है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया और आज पीडीपी की तरफ से भी, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बयान आ गया कि वो भी अपने 3 सीटों पर 3 उम्मीदवार पीडीपी के उतरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत पहले से कह रही थी कि कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब अगर कांग्रेस के भी उम्मीदवार उतरते हैं तो फिर गठबंधन कश्मीर में तो नहीं दिख रहा है। जम्मू में हो सकता है लेकिन कश्मीर में वो चीज नहीं है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैंने कहा इट्स टू अर्ली टू स्पीक एनीथिंग ऑन इट, वी आर स्टिल एज सच। आज ही महबूबा जी ने बताया, क्योंकि 2 दिन पहले जब एनसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं मैदान में अनंतनाग सीट से, उसके बाद अब महबूबा जी ने ये डिसीजन अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इसमें बात करेगा और जो हमारा इंडिया अलायंस है इसको बारीकी से देखेगा और आगे क्या करना है, जो भी रणनीति रहेगी वो आप लोगों के साथ जरूर साझा की जाएगी। नम्रता जी, अब अभी भी इसमें लग रहा है क्या गुंजाइश होगी? अभी भी लग रहा है कि स्पेस इसमें है? महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के फैसले से उन्हें मायूसी हुई है और उमर अब्दुल्ला ने उनसे बात भी नहीं की और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। तो मायूसी हुई, महबूबा मुफ्ती ने कहा, और उन्होंने कहा कि अब पीडीपी भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो अब इसमें तो गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो इंडिया अलायंस का महारैली हुई दिल्ली के अंदर, तो फारूक साहब ने विशेषकर स्टेज के ऊपर महबूबा जी के लिए कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि महबूबा जी
आई हैं हम जम्मू कश्मीर से, और मुझे लगता है अभी भी रास्ते खुले रहते हैं राजनीति में. देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड अ लिप. लेट्स वेट एंड सी. देयर इज नो एज सच, देयर इज स्टिल टाइम. विल वेट एंड सी, वेट एंड वॉच. ठीक है, बिल्कुल इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है. मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब. वी हैव टू डिफीट अ वेरी, मतलब हमें जिसको इस वक्त जो मैदान में है, एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही धनबन से बलवान है और जो किसी भी हद तक जा सकती है. तो बड़े मुफाद के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें सोचना पड़ेगा और बीच के आंकलन मुझे लगता है कुछ ना कुछ हल निकलेंगे. ठीक है, ठीक है. एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब पीडीपी से स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इकबाल ताहिर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में. मैं अजय भारती जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इकबाल ताहिर जी, क्योंकि नम्रता शर्मा जी कांग्रेस लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई. उन्होंने अभी भी कहा है कि गुंजाइश लग रही कि हो सकता है कश्मीर में भी बात बन जाए, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहब का जो बयान आज आया है, या महबूबा मुफ्ती की बातों से जो नाराजगी दिख रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, उससे नहीं लगता है कि अब कश्मीर में इंडिया अलायंस में कोई गुंजाइश नजर आ रही है बात बनने की? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे जी. और जो इंडिया अलायंस का मंशूर है, जो इंडिया अलायंस का मकसद है उसको बनाने का, कि किस तरीके से इस मुल्क में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, आईन को प्रोटेक्ट किया जाए, और कैसे जो लोग पिछले 10 सालों से सफर कर रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो हमारा यूथ है, चाहे एम्प्लॉयज हैं, और जिस तरीके से इस मुल्क को जो इश्यूज दरपेश हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो लैक ऑफ डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो मुल्क में इंस्टीट्यूशंस को दबाया जा रहा है, और जिस तरीके से एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल किया गया, तो इन तमाम इश्यूज को लेकर हम पूरे कमिटेड हैं. और ये इंडिया अलायंस का, इकबाल ताहिर साहब, कैसा ये गठबंधन है? बिल्कुल कमिटेड. कैसा ये गठबंधन है? मैं समझना चाह रहा हूं कि आप निकल कर एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, एक दूसरे की बुराई, इल्जाम और जवाबी इल्जाम भी होता है, फिर आप टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हमारा इत्तिहाद है, हम लड़ रहे हैं और हम बीजेपी के खिलाफ मजबूत हैं. तो ये मैं इस अलायंस को समझना चाह रहा हूं, इस अलायंस का क्या मंशूर है? देखिए, अलायंस का मंशूर यह है कि कैसे देश को बचाया जाए. अलायंस का मंशूर यह है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए. अलायंस का मंशूर यह है कैसे जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इतने 10 सालों में नुकसान झेला है, जिनके खिलाफ ज्यादतियां की गई हैं, उनको कैसे बचाया जाए. और जिस तरीके से हमने देखा बुलडोजर जस्टिस को यूज किया गया, अब तो देखिए, इकबाल ताहिर साहब, अब तो महबूबा मुफ्ती जी ने, पीडीपी चीफ हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि तीनों सीटों पर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहां पर पीडीपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी. अब कुछ रह नहीं गया है. अब इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ रह गया हो, लेकिन सियासी तौर पर आपको कुछ नजर आता हो तो वो बात अलग है. इसमें मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है. देखिए, इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना ये एक अलग सवाल है. जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जो जहां 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर के जो हालात बन चुके हैं, उसमें हमारे पास अब कुछ रहा नहीं. हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा 370-35A हमसे छीना गया. हमारे लैंड्स, हमारे जॉब्स, यहाँ पे मिलिटेंसी नए इलाकों में पहुंच गई जाओ जो पीसफुल थे. ये बड़े इश्यूज हैं और जरूरत इस बात की है कि मुतहिदा तौर पे मिलजुल कर इन इश्यूज को लेकर लड़ा जाए, और ताकि एक जबरदस्त आवाज पार्लियामेंट में आए और मुल्क के सामने आए, और मुल्क के लोग ये जान सकें कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लेबोरेटरी बना के रखी है, और जैसे जो भी कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी होती है, पहले वो जम्मू कश्मीर में होती है और उसको सारे मुल्क में रेप्लिकेट किया जाता है. चलिए, तो ठीक है. तो हमारे सामने इलेक्शन एक है, अपनी जगह उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट. चलिए, ठीक है. मेरे साथ एक और खास मेहमान उमेश तलाशी जी हैं, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. उमेश तलाशी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में. मैं अजय भारती जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले उमेश तलाशी जी से भी इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं. उमेश तलाशी जी,
अब मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली नहीं, कश्मीर में पीडीपी ने भी दावा ठोक दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी आज कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब और एनसी का जो रवैया है उससे बहुत मायूसी हुई है और पीडीपी भी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी सुना मैंने स्टेटमेंट, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि मैदान में अपने भी कैंडिडेट्स उतारे तो उनकी एक अपनी सियासी जमात है, उनका एक अपना सियासी सोच है, उनके वर्कर्स का डिमांड है। ठीक है, अगर वो इलेक्शन में आना चाहे तो मैं इस पे क्या ही रिएक्शन। कहां गया गठबंधन आप लोगों का? आप लोगों का जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, कहां गया? ठीक, हम तो इंडिया अलायंस के बिल्कुल पार्ट है। वो तो आप पीडीपी से पूछ सकते हैं कि इंडिया अलायंस कहां गया। हम बिल्कुल इंडिया अलायंस के आप भी खुल के नहीं बता रहे और पीडीपी भी खुल के नहीं बता रही है। नहीं, मैं तो बड़ा क्या गठबंधन पर्दे के पीछे है या पर्दे के आगे, ये तो कम से कम बताइए। अबू हुरैरा जी, मैं बड़ा क्लियर करता हूं अपना स्टैंड। हम शुरू से इस स्टैंड पे क्लियर थे कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट है, रहेंगे। और हमने चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे, 3 कैंडिडेट्स गठबंधन में रहेंगे, चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए, वो तो इंडिया अलायंस का पार्ट है। हमने अपनी 3 सीटों की दावेदारी ठोकी। हम 3 सीटों पे कश्मीर वैली में इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा हम जम्मू में लड़ेंगे इलेक्शन। तो इंडिया अलायंस तो बिल्कुल इंटैक्ट है। अब कोई पार्ट अगर वहां से निकलना चाहता है फॉर इलेक्टोरल गेन्स, फॉर इलेक्शंस, तो आप उनसे ये सवाल पूछे। यही बात, तो ये सवाल बनता है। उमेश तलाशी जी, यही बात इकबाल ताहिर साहब भी यहां पर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हम भी हैं, पीडीपी निकली नहीं है। यही बात कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए इकबाल ताहिर साहब। आप अब जवाब दे सकते हो उमेश तलाशी जी को। पीडीपी भी अलग नहीं है गठबंधन से। ठीक है, मुझे जवाब देने की पता नहीं है कैसा गठबंधन कह रहे हैं ये। अब बिल्कुल अपने देखिए, अब आपका कंफ्यूजन हो रहा है ना, वही कंफ्यूजन सबको है, पब्लिक को यही कंफ्यूजन है कि गठबंधन है कैसा। शुरू से हमने बड़ा शुरू से वाज़ेह किया था कि हम 3 सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, 3 सीट्स ओपन हैं, तो 3 सीट्स पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था। जब डीडीसी में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाता हूं, जब हमारे पीछे डीडीसी इलेक्शंस थे उस टाइम भी यही बात हुई थी कि जहां हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग है पीडीपी के साथ, जहां जहां विनिंग स्कोप है वहां वहां पार्टीज लड़ेंगी। और इस बार जब उसी चीज पे डिस्कशन हुई कि जहां विनिंग स्कोप है उस पे पार्टीज लड़ेंगी, तो हमने कहा ठीक है, हमारा 3 सीट्स पे विनिंग स्कोप है, हम 3 सीट्स पे लड़ेंगे। अब एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया पीडीपी का एट द लास्ट आवर, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं। अब ये हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो 2014 में पीडीपी जीती थी, 2019 में अगर एनसी जीत कर आई थी तो 2014 में पीडीपी भी जीत कर आई थी, उसका भी हक बनता है। 2019 में एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन उस टाइम पे जिन चीजों पे ये अग्री हुए थे, जिस चीजों में पीएजीडी में रहने के बाद जिन चीजों पे ये अग्री हुए थे कि इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम इलेक्शंस लड़ेंगे डीडीसी के, हमने वेलकम किया उस चीज को। लेकिन उसके बाद अब जब पार्लियामेंट की बात आई, पार्लियामेंट पे इन्होंने बैक ट्रैक पे हो गए, तो हम उस चीज में हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमने इनको तब भी बोला था कि जी बोल सकते हैं बीच में, आप उमेश जी का जवाब दे सकते हैं जी। तौर पे क्लियर किया था कि असेंबली इलेक्शंस आएंगे, विल अगेन स्टिक विद देम, देखेंगे क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। इकबाल जी आप जवाब दे सकते हैं। यहां पे अगर हमने क्लियर किया था 3 सीटों पे हमारी स्ट्रेंथ है, हम लड़ेंगे, तो दे शुड हैव सपोर्टेड अस रादर देन फील्डिंग। ये सिर्फ एक इलेक्टोरल गेम की बात है, इनकी मंशा शुरू से नहीं है कि इलेक्शंस लड़ना। हमें अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने खुद फैक्ट्स आपके सामने हैं, कैसे पीडीपी एक जमात जो पिछले 30 साल पहले बनी है, कैसे उसने अपनी हुकूमतें बनाई, कैसे उनके मेंबर पार्लियामेंट बने, कैसे उन्होंने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई और एक ऑल्टरनेट लोगों को दिया है। जम्मू कश्मीर में आपके सामने है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमने, सुनिए ताहिर साहब, यह बात बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर डीडीसी इलेक्शंस में एक समझौता हुआ था, मिलजुल के हमने डीडीसी इलेक्शन किसी पॉलिसी के तहत लड़ा था, उसके बाद आप पार्लियामेंट में बैक ट्रैक कर गए। दिल्ली में आपने कहा कि हम जी बिल्कुल सपोर्ट में है, यहां आके आप बैक ट्रैक कर गए कि वर्कर्स का प्रेशर है। ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसे चीजें नहीं चलती। मैं इस फोरम पे इस इशू को लेकर लड़ना नहीं चाहता। आप देखिए, हमें बड़ा इशू देखना है। बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में जो हुआ है,
उसको कैसे जोरदार तरीके से पार्लियामेंट में पहुंचाया जाए। तो ये अब लोग डिसाइड करेंगे कि किनकी आवाज जोरदार है और किन्होंने किस जबरदस्त तरीके से लोगों की अक्कासी की है। लोगों के सामने है कि 2019 के बाद में जिन लोगों ने उनके जुल्म उनके जो हालात की जो तर्जुमानी है वो की है, वो हमारे सवाल का जवाब नहीं है, ये एक सियासी स्लोगन है। देखिए, एनसी को ब्लेम करने से पहले आपको जांचना चाहिए कि आपने क्या किया। आप अपनी स्टेटमेंट्स पे ही नहीं खड़े रहे, आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपने एक एग्रीमेंट के ऊपर ही खड़े नहीं रहे। तो उसमें हमने आपको तब भी कहा था कि हमने आपको हमारी लीडर पीडीपी इलेक्शन में आना चाहिए, चलिए अब आगे तो आना चाहिए, हमें फारूक साहब तरीके से हमने फारूक साहब के हाथ में छोड़ दिया था कि वो डिसाइड करे कि कैसे इलेक्शन लड़ाया जाए। पीछे कैसे हट गए? अगर फारूक साहब हमें ये बात कहते तो हम तीनों सीटें भी उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, अब तो जिस तरीके से कह रहे थे आपने पीडीपी के बारे में बातें कही, जिस तरीके से हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बातें कही, जिस तरीके से हमारी पार्टी लीडरशिप के बारे में बातें कही, जो हमारा कैडर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो परेशान है, वो गमज़दा है, नेचुरली उस बात को लीडरशिप ने उसका नोट किया है, उसके बारे में वो लीडरशिप अपना फैसला अब उसी अलायंस को आप ब्रेक करके अपने कैंडिडेट्स। देखिए, मैंने कहा ना, इलेक्टोरल गेम्स की बात है। ये सीटों का पहले भी डीडीसी इलेक्शंस में भी ये सीटों के पीछे रहे हैं और आज के इलेक्शंस में भी ये सीटों के पीछे रहे हैं। हमने डीडीसी इलेक्शन के टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों की परवाह है, हम उसके लिए ये करें। अगर परवाह होती तो सपोर्ट करते, असेंबली इलेक्शन आते हम सपोर्ट करते गए, क्योंकि हमने बात बड़ी है। मैं तो इनके देखिए, बड़ा इशू ये था कि डीडीसी इशू के टाइम पे भी एक पीएचईडी का गठन हुआ था और डीडीसी इलेक्शन में ये दिखाने की जरूरत थी कि जो लोग पीएचईडी का हिस्सा है उन्हीं के साथ। देखिए, मसला यही था कि यहां पर सेक्रीफाइस कौन करेगा, कुर्बानी कौन देगा, और कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो तूतू मैमे हो रही है, इस पर अजय भारती जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगातार डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि गठबंधन का बिखरना, पीडीपी अब इसमें बीजेपी मौका तलाश रही है। अजय भारती जी। अबू हुरैरा साहब, हम सिर्फ इस पर आज मुस्कुरा रहे हैं ऐसा नहीं है जी। जब से कहा गया, क्लेम किया गया कि गठबंधन है, हमें तब से ही मालूम है, और सिर्फ हमें मालूम है ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर की अवाम को, देश की अवाम को, देश की जनता को मालूम है कि एक अपॉर्चुनिटिज्म है, एक फोटो ऑपरेशन है और कुछ नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, कहीं नहीं है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, चाहे आप केरला में देख लीजिए, वहां पर भी खिंचातान है, बंगाल वैसा ही है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, ये वैसे आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, कहीं पर भी वैसे। इसलिए मुझे इन पर नहीं कहना। लेकिन आपने अपने कमेंट में एक बड़ी बात करी कि लोग कंफ्यूज है। हमारे हिसाब से जब हम लोगों के पास जाते हैं, जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनको ये मालूम है कि ये अपॉर्चुनिस्ट पार्टियां जिन्होंने कभी भी इकट्ठे आकर, कभी आपस में लड़कर, कभी सिर्फ कुर्सी को हासिल करने का एक जरिया बनाया हुआ है चुनावों को, लोग उनसे ऊब चुके हैं। इसीलिए खानदानी डायनास्टिक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो चाहे बीजेपी की लीडरशिप हो, चाहे यहां की जनता हो, मन बना चुकी है कि ये जो खानदानी रिवायती पार्टियां हैं, इनसे अलग लेकर कर एक अल्टरनेटिव डेवलप करने की बात है। अब इसमें से जो, हालांकि ये इनका आपस का मसला है, ये आप बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। मैं इकबाल ताहिर जी आ रहा हूं, लेकिन उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं देखिए, मैं 15 मिनट चुपचाप सुनता रहा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अबू हुरैरा साहब, अजय भारती जी आप बोलिए, आपके सवाल का उमेश जी जवाब देंगे, आप बोलिए। नहीं, लेकिन वो ऐसा बोलना बनता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी किसी पॉलिटिकल अपोजिशन को यहां पर खड़े होने नहीं दिया। वो शख्सी, सो कॉल्ड शख्सी हुकूमत से निकालकर खानदानी सल्तनत एस्टैब्लिश करना चाहती रही है, और ये आजादी से पहले का भी, उसके बाद भी उनका व्यवहार है। लोग उसको समझते हैं, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। और जिस एरोगेंस के साथ वो कहते हैं कि हम मानना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि इस एरोगेंस के साथ वो उनका
सकता हूं मैं, एक्सेप्ट करती है। बजाय इसके मैं मुझे यहाँ पर एक डीडीसी के इलेक्शन की आपको जान दिलाता हूं। ये जो कहते हैं ना कि हमने डीडीसी में डीडीसी में थोड़ा सा काम करे। नम्रता जी मैं आ रहा हूं, नम्रता जी सब मैं आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। ऑप्शन कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने खड़े किए थे, दोनों पार्टियों ने खड़े किए थे उनके खिलाफ कैंडिडेट, इसलिए ऑप्शन कैंडिडेट एक था और अनऑप्शन कैंडिडेट झंडा लहराएंगे, ये अलायंस कभी नहीं था। जो क्लेम किया गया था, जो क्लेम किया गया था, जब तक 370 वापस नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उससे बाहर निकल गए। जमीन पे लोगों को समझाइए, पार्टीज है इनको सिर्फ अपने डिजास्टर पे कैसे वोट। अजय भारती जी, अजय भारती जी, अपने डिजास्टर, अजय भारती, मैं एक एक करके आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। अजय भारती जी, आपने कहा कि मुझे बोलने का वक्त कम मिल रहा है, 15 मिनट से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अजय भारती, जब बोलने की आपको जरूरत क्या है, बगैर बोले ही देखिए कश्मीर में जो अपोजिशन अलायंस है वो बगैर आपके बोले ही टूट गया है, वहां पर तो आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हमें यहां पर रहना नहीं चाहिए ना, तब तो हमें हमारी प्रेजेंस भी किसलिए चाहिए हमें। नम्रता जी कुछ कह रही है जी, नम्रता जी को सुन लेता हूं, फिर मैं आता हूं अजय भारती जी। ये जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इनको तो खुश होने की जरूरत नहीं कि वो दो लोग तो वो लड़ रहे हैं जिनका वहां पे स्टेक्स है। इनके क्या स्टेक्स है वहां पे, जो कभी ए के सहारे, कभी बी के सहारे, कभी सी के सहारे, बैसाखी के सहारे तो कश्मीर में चल रही है बीजेपी, तो इनके क्या स्टेक्स है जो इतना हंसे। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, जय शाह जी जो एक बेरोजगार युवा थे, अमित शाह जी, उनके अब्बा अमित शाह जी ने उनको रोजगार दिया सेक्रेटरी बना के। डायनेस्टी की बात करते हैं, कुछ दिन पहले हिमाचल के एक सीएम का बेटा जम्मू कश्मीर आया था, जो खुद मंत्री है केंद्र के अंदर, वो यहाँ आके डायनेस्टी का पाठ पढ़ा रहा था। तो ये चेहरा नहीं देखते क्या हमने सुबह उठ के? कभी आईना देखा है? कितना झूठ फैलाते हैं। अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, मैं ताहिर साहब आ रहा हूँ, अजय भारती जी का जवाब ले लो, फिर ताहिर साहब आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई, फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। कितना जबरदस्त, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, इसमें और कोई नहीं। इन्हीं के पार्टी के एक सांसद बीसीसीआई में है, उन्होंने बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स का कैसे होता है उन्होंने बताया। इनके मदद से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। कैसे बने वो, क्या थे वो, किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर बने, और जो घोटाला किया वो अलग। इसलिए जिनको मालूम है कि जिनकी काबिलियत नहीं, जिनका सिर्फ यही एक बायोडाटा है कि वो एक खानदान से आते हैं और उस खानदान से बाहर किसी भी व्यक्ति को वो जीने नहीं देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी से शुरू कर दीजिए, सरदार पटेल से शुरू कर दीजिए, आप देखिए आज के डिबेट पर आ जाइए। इकबाल ताहिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं, ठीक है। अजय भारती जी, नम्रता जी, अजय भारती जी सुन लीजिए, मैंने दोनों को मौका दे दिया। इकबाल ताहिर जी, जहां तक डायनास्टीज का ताल्लुक है, तो जो मेरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने तो अजय भारती जी को चुप करा ही दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो इन्होंने दूसरी बात कही कि ये जो अलायंस है ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए ये अलायंस बना हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। तो ये बात यही बात इमरान ताहिर जी कोई काबिल नहीं है, बस एक ही खानदान से काबिल नहीं आते हैं। एक लोकसभा सीट ये आप से मानते हैं 200 या 3 सीटों से आप कौन सा पावर आप गेन करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि 2019 के बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की पामाली हुई है, उसकी तर्जुमानी और उसकी आकाशी कौन करे? आपने तो कौन कर सकता है? वो बहुत जरूरी। इन्होंने मुल्क भर में झूठ फैलाया है कि आप जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर बना है, यहाँ डेवलपमेंट हुई है, यहाँ टूरिज्म हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। ये सब बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। और इस बात को मुल्क के तमाम लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है सिर्फ पीडीपी ही एक वाहिद जमात है जो बेबाकी के साथ, जो पूरे जोर के साथ कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगा और इस बात को देश के सामने देख लीजिए और अपने आप को शर्म देते हुए आ जाएगी आपको।
चलिए ठीक है, आपको बीजेपी को आप देख लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए। नहीं ठीक है, देखिए बात हो गई। मैं उमेश तलाशी जी आपके पास आ रहा हूं। उमेश जी, बहुत दिनों तक यह चलता रहा कि गठबंधन है, इत्तेहाद है और इंडिया अलायंस है, तमाम चीजें कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आखिर में वही हुआ जो बात कही जा रही थी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी अलग अलग है और ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। आखिर में वही हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रास्ते और पीडीपी अपने रास्ते। पहले से अगर रास्ते तय होते तो शायद आप और मेहनत के साथ और होमवर्क के साथ इस चुनाव में जा सकते थे। देखिए अबू हुरैरा जी, किसी जमात के निकल जाने से अलायंस कमजोर नहीं होता। कोई जमात निकल गया, अगर पीडीपी ने बैक ट्रैक कर लिया इंडिया अलायंस से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक जमात ने आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद अपने इलेक्टोरल गेम्स के लिए इन्होंने बैक ट्रैक किया। लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूँ, इंडिया अलायंस बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं इस बात पे एग्री नहीं कर रहा। आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, उमर साहब ने भी गलत बयानी की, आप भी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है और हिस्सा है। आप अपने स्पोक्स पर्सन रहिए, हमारे स्पोक्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बात करनी आती है। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूएंट अगर निकल जाता है अलायंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं उमेश जी पीडीपी कह रही कि हम अलायंस से निकले नहीं है, इकबाल ताहिर जी कह रही कि हम अलायंस से निकले नहीं है। फैलाना ये क्या गलत बात है? अलायंस से निकले, हम अलायंस से निकले नहीं है, ऐसे कैसे? बिल्कुल, आप कैसे निकले? हम मानने कोई नहीं तैयार। अब क्या बेसिस है आपकी? मानने कोई क्या नहीं तैयार। किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा अलायंस से निकले? आप अपनी तर्जुमानी करिए, खुदा रहा आप अपनी तर्जुमानी करें, हमारी तर्जुमानी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बात करनी आती है, हमें अपनी बात करनी आती है। मुझे बुलवाइए मत, इंडिया अलायंस में है तो ठीक है, बुलवाइए मत मुझे, डिसाइड करने दीजिए ना। वो इंडिया अलायंस में है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप अपनी बात करिए, हमारी बात करने की जरूरत नहीं। चलिए अब देखिए, अब पछताए क्या होता है। अब चुनाव बिल्कुल सर पर है और अब देखना यह बहुत अहम होगा कि जिस मकसद के लिए और जिस बीजेपी और एनडीए को रोकने के लिए यह गठबंधन बन रहा था, उसमें बात तो नहीं बनी है। अब मेरे पास नम्रता जी, इकबाल ताहिर जी, बिल्कुल अब समय नहीं बचा है। ठीक है ताहिर जी, बात जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आपको यह बात समझनी है कि जो ये अलायंस है और कोलिशन है, नम्रता जी, डिफरेंट पार्टीज हैं, उनकी अपनी एक बैकग्राउंड है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो बड़ा मकसद है इस देश को बचाना, जमहूरियत को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। और जिस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी है वो लोगों को लड़ा रही है, उस चीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो बड़ा मकसद है इंडिया अलायंस का और हम उस चीज को लेकर कमिटेड। आपने 86 में कितना प्यार से नहीं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बीजेपी लड़ा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बीजेपी लड़ा रही है ताहिर जी। नहीं, मैं ताहिर जी बीजेपी को लेकर कौन आया जम्मू कश्मीर में? ये जो आप बीजेपी कर रहे हो, मैंने कहीं ये जो बीजेपी कर रहे हो, बीजेपी को लेकर कौन आया? बीच में बीजेपी तो आई नहीं, उसका तो कोई रोल ही नहीं इसमें, उसका कोई स्टेक है। ये बात सच है कि बीजेपी ने, चलिए देखिए जिस मकसद के लिए ये अलायंस हुआ था, वो मकसद तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ चुनाव में होगा ये देखना बहुत अहम होगा। समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, आगे और इस पर चर्चा हम करेंगे, किसी दिन और बैठेंगे और इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश तलाशी जी, इकबाल ताहिर जी, नम्रता शर्मा जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।